एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एम2 वायरस के फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कैंप में सभी लोगों को इस बारे में अलर्ट कर दिया जाता है। साथ ही सभी लोगों का ब्लड सैंपल भी ले लिया जाता है। डेयंग क्योंकि म्योंगजू के डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में गया था, इसलिए उसे भी एक जगह पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। डेयंग के क्वारंटाइन होने की वजह से शिजिन काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है और उसको पता होता है कि डेयंग पक्का ही म्योंगजू के बारे में सोच रहा होगा। ऐसी हालत में जनरली फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, इसलिए शिजिन डेयंग को एक वॉकी टॉकी ला के दे देता है और डेयंग उस वॉकी टॉकी से रात भर म्योंगजू से बातें करता रहता है। नेक्स्ट डे शिजिन सिचुएशन रिपोर्ट करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर्स में चला जाता है। वहाँ पे शिजिन के सीनियर को पता चलता है कि म्योंगजू को भी इन्फेक्शन हो गया है। एक्चुअल में म्योंगजू के पापा आर्मी में काफ़ी ज़्यादा सीनियर ऑफिसर होते हैं, इसलिए कोई भी उनको नाराज़ करना नहीं चाहता। शिजिन का सीनियर म्योंगजू को तुरंत ही आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए बोल देता है। शिजिन ऐसा करने के लिए मना कर देता है और उनको बताता है कि अगर ऐसी हालत में हमने म्योंगजू को कहीं और शिफ्ट किया तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, साथ ही और लोगों को भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट डे सभी के टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं और सारे ही रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं। शिजिन तुरंत ही डेयंग को उसके रूम से बाहर निकालता है और डेयंग रूम से निकलते ही तुरंत ही म्योंगजू को देखने चला जाता है। म्योंगजू उस टाइम सो रही होती है, इसलिए डेयंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से चुपचाप ही चला जाता है। रैन को पता होता है कि अब उसके डायमंड कोरियन मिलिट्री के पास है और अगर जल्द ही उसने कुछ नहीं किया तो वो सारे डायमंड्स मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में भेज दिए जाएंगे। इसलिए वो ब्लड टेस्ट का बहाना बना के मिलिट्री कैंप पे आता है और वहाँ पे आके शिजिन को धमकी देता है कि चुपचाप मेरे डायमंड मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शिजिन उसे डायमंड देने से मना कर देता है तो रैन उसको धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। मोयन और मोयन के कलीग्स M3 वायरस के बारे में नेट पे रिसर्च करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि 85% एफिशिएंसी वाली ऑलरेडी एक वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है और उस वैक्सीन को लगाने से म्योंगजू की तबीयत ठीक हो सकती है। इसलिए वो लोग तुरंत ही डैनियल को फ़ोन करते हैं और उससे वो वाली वैक्सीन मंगा लेते हैं। दूसरी तरफ म्योंगजू को होश आ जाता है पर उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है, इसलिए वो तुरंत ही अपने पापा के पास फ़ोन कर देती है। म्योंगजू अपने पापा को बताती है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेरे बचने की चांस भी 50% ही है। म्योंगजू के पापा को ये बात ऑलरेडी पता होती है, लेकिन फिर भी वो म्योंगजू को बोलती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जल्द ही रिकवर कर लोगी। म्योंगजू रोते हुए अपने पापा को बोलती है कि अगर मैं बच जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी 2 बातों को मानो। म्योंगजू के पापा बिना कुछ सुने ही उन बातों के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन फिर भी म्योंगजू उनको वो बातें बताती है। म्योंगजू बोलती है कि उरुक आने से पहले मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की थी और आपको बोला था कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी उस गलती के लिए माफ़ कर दो। आगे म्योंगजू अपने पापा को बताती है कि जब आप डेयंग को आर्मी छोड़ने के लिए बोल रहे थे तो उस टाइम मैं आपके कैबिन के बाहर ही खड़ी थी और मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। साथ ही वो अपने पापा को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप डेयंग को आर्मी छोड़ने के लिए मजबूर ना करें। वो जैसा भी है मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उसे इसी हाल में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। म्योंगजू के पापा बिना कुछ कहे उसकी दोनों बातों को मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मोयन आती है और म्योंगजू अपने पापा को बोलती है कि मेरा इंजेक्शन का टाइम हो गया है और वहीं पे फ़ोन रख देती है। मोयन म्योंगजू को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन उससे पहले ही म्योंगजू बेहोश हो जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि म्योंगजू को काफ़ी तेज़ फीवर है और उसे जल्द ही वैक्सीन की ज़रूरत है। वैक्सीन का डोज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट होता है और उन लोगों के पास कोई और तरीका नहीं होता, इसलिए म्योंगजू को तुरंत ही आइस क्यूब के बाथटब में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ डैनियल मेडिसिन लेके आ ही रहा होता है कि रास्ते में कुछ लोग उसके ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं और उसकी सारी दवाइयाँ वहाँ से लेके चले जाते हैं। डैनियल तुरंत ही मोयन को फ़ोन करके उस सिचुएशन के बारे में बताता है, पर अब तक उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो ट्रक एक्चुअल में हाईजैक किसने किया है। थोड़ी देर बाद ही शिजिन के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन एक्चुअल में रैन का होता है। रैन शिजिन से डायरेक्टली डील करता है, उसको बोलता है कि तुम मेरे डायमंड मुझे वापस कर दो और बदले में अपनी मेडिसिन यहाँ से ले जाओ। उन लोगों को अर्जेंट ही मेडिसिन की ज़रूरत थी, इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से डायमंड लेके रैन के पास चले जाते हैं। डील के अकॉर्डिंग शिजिन पहले उन लोगों को डायमंड्स देता है और डायमंड मिलने के बाद ही वो मेडिक्यूब के ट्रक को रिलीज़ करते हैं। डैनियल जब वहाँ से ट्रक लेके निकल जाता है तो बाकी की अल्फा टीम आके उन लोगों को कवर देती है। वहाँ पे उन लोगों के बीच थोड़ी फाइट होती है और शिजिन और डेयंग फाइनली उन लोगों से डायमंड्स वापस ले लेते हैं। मोयन म्योंगजू के साथ उसी के रूम में होती है कि तभी बाहर एक गाड़ी के आने की आवाज़ आती है।
मोइन को लगता है कि डैनियल दवाइयाँ लेके आ गया, इसलिए वो तुरंत ही बाहर जाती है और जब वो बाहर जाके देखती है तो उसको पता चलता है कि उरुक पुलिस फातिमा को अरेस्ट कर रही है। मोइन पुलिस से फातिमा को अरेस्ट करने का रीज़न पूछती है तो पुलिस मोइन को बताती है कि फातिमा ने आपके मेडिक्यूब से दवाइयाँ चुराई थी और इसी जुर्म में इसे अरेस्ट किया जा रहा है। उनको नहीं पता होता है कि उरुक की पुलिस भी लोकल क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है और वो फातिमा की सिक्योरिटी के साथ फातिमा के साथ ही चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही मेडिक्यूब्स का ट्रक आ जाता है और म्यूंजू को उसकी वैक्सीन दे दी जाती है। 1-2 घंटे बाद ही उसकी हालत में सुधार आता है और उसकी तबीयत ठीक होने लग जाती है। अगली सुबह शिजिन मोइन को कैंप में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मोइन कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। तब वो मोइन के एक कलीग के पास जाता है और उससे मोइन के बारे में पूछता है। मोइन की कलीग उसे बताती है कि कल रात फातिमा को अरेस्ट करने के लिए उरुक पुलिस आई थी और मोइन भी उन पुलिस वालों के साथ ही चली गई। शिजिन समझ जाता है कि पक्का मोइन किडनैप हो चुकी है और मोइन को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि रायन ही है। शिजिन तुरंत ही मोइन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक जगह पे फातिमा दिखाई देती है। फातिमा को देख के शिजिन एक जगह पे गाड़ी रोक देता है। तभी वहाँ से रायन और बाकी के लोग भी बाहर निकल के आ जाते हैं और उन लोगों के पास ही मोइन होती है। शिजिन उस टाइम अकेला होता है और मोइन भी उन लोगों के पास होती है, इसलिए वो कोई भी एक्शन नहीं लेता और अपनी गन वहीं पे ड्रॉप कर देता है। रायन वहाँ पे शिजिन को बताता है कि वो डायमंड एक्चुअल में मेरी कंट्री के हैं, लेकिन जैसे ही मैं वो डायमंड्स अपनी कंट्री को वापस करूँगा वो लोग तुरंत ही मुझे मार डालेंगे। इसलिए वो शिजिन के सामने शर्त रखता है कि जल्द से जल्द मुझे मेरे डायमंड वापस चाहिए और उसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए जो कि मुझे इस कंट्री से बाहर निकाल सके। रायन शिजिन को रात के ठीक 1 बजे हेलीकॉप्टर और डायमंड के साथ उसके अड्डे पे आने के लिए बोल देता है और उससे वो बोलता है कि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाएगा। शिजिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे रायन की शर्तें माननी पड़ती हैं। शिजिन सारा सिनेरियो अपने सीनियर को आके रिपोर्ट करता है, पर शिजिन का सीनियर उल्टा उसे ही डांटने लग जाता है। वो शिजिन को बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हें रायन से दूर रहने के लिए कहा था और वो शिजिन की भी कोई हेल्प करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे कोरिया के डिप्लोमेट का फ़ोन आता है। वो फ़ोन एक्चुअल में शिजिन के सीनियर का होता है और डिप्लोमेट शिजिन के सीनियर से पूछता है कि क्या किसी को किडनैप किया गया है और शिजिन का सीनियर वहाँ पे उससे झूठ बोलता है कि किसी को भी किडनैप नहीं किया गया। शिजिन को उनकी बातों पे गुस्सा आ जाता है और शिजिन बीच में उनकी बातों को काटते हुए उनको बताता है कि हाँ, एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है और हमें जल्द से जल्द उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। डिप्लोमेट शिजिन की बातें सुन के उसे बोलता है कि हमें पहले प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए हम पहले यूएसए से इस बारे में बात करेंगे और उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। शिजिन फिर भी उनको समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। डिप्लोमेट उल्टा शिजिन को ही सुना देता है और उसको बोलता है कि अरब लीग के प्रेसिडेंट वाले केस में भी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और इस बार भी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें गन दी गई है तो वो देश की रक्षा के लिए दी गई है, ना कि खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। शिजिन को उन लोगों के ऊपर काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और वहीं पे अपने सीनियर के साथ बदतमीजी करता है और उनको बोल देता है कि भाड़ में गए आपके प्रोटोकॉल, मैं हॉस्टेज को बचाने के लिए जा रहा हूँ। शिजिन के सीनियर उसे किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं देते, उल्टा उसको अरेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। शिजिन गुस्से में वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे म्यूंजू के पापा का फ़ोन आ जाता है। म्यूंजू के पापा शिजिन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 घंटे का टाइम दे रहा हूँ और 3 घंटे के लिए ना तो तुम कोरियन आर्मी के ऑफिसर हो और ना ही कोरिया के सिटीजन। शिजिन जाने से पहले डेंग के पास फ़ोन करता है। डेंग उस टाइम म्यूंजू के पास होता है तो शिजिन डेंग को बोलता है कि मुझे अर्जेंटली किसी काम से बाहर जाना है और मैं जाने से पहले तुमसे मिल भी नहीं सकता। इतना कह के वो फ़ोन रख देता है और जल्द ही अपने कपड़े चेंज कर लेता है। अपने कपड़ों के साथ वो अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म और अपनी गन भी वहीं पे छोड़ देता है और कुछ ही देर में शिजिन मोइन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 11 एंड हो जाता है।